साथियों, आज हम बात करेंगे चंद्रयान 3 की। यानी कि चंद्रयान 3 जो मिशन है इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाने वाला है, उसका जो तारीख है वह तय कर दिया गया है और निश्चित तौर पर यह हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल। उससे पहले, जैसा कि हम आपके लिए एक नोटिस पहले भी बता चुके हैं, वह आपके लिए सूचना है, इसे आप समझ लीजिए। संस्कृति IAS ने आपके लिए जो स्टूडेंट इस बार प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर चुके हैं, मेंस लिख रहे हैं, उनके मार्गदर्शन के लिए मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम 2023 चला रही है और इसमें ऑलरेडी बहुत सारे छात्र इनरोल्ड हो गए हैं, क्योंकि इसका प्रारंभ जो है 4 जुलाई 2023 से ही कर दिया गया है। सीटें इसमें बहुत सीमित हैं और रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। इसमें क्या क्या फैसिलिटी दी जाएगी उसे समझ लेते हैं। देखिए, इसमें आपको 24 घंटे लाइब्रेरी दी जाएगी और साथ ही यह पूरी तरह से निःशुल्क होगा। सप्ताह के 7 दिन इसकी व्यवस्था की जाएगी। इसमें जो सबसे खास बात है वह है कि मेंटरशिप प्रोग्राम वही लोग ले रहे होंगे जो संस्कृति IAS के फैकल्टी हैं। ठीक है, यानी कि कोई अलग से व्यक्ति नहीं होगा, डायरेक्ट फैकल्टी आपसे गेट टुगेदर करेंगे और आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। आपके साथ मिलकर के आपकी तैयारी को और धारदार बनाने के लिए आपके साथ जुटे रहेंगे। इसमें डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आपसे कराया जाएगा और सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2023 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए ये पूरी व्यवस्था पूरी तरह से निःशुल्क है। इसमें कुछ और बातें हैं जो टेस्ट सीरीज देते हैं, कहते हैं ना कि टेस्ट सीरीज देना बहुत ज़रूरी होता है, तो 2023 का मेंस का यह दिया जाएगा आपको। और इसके अलावा इस परीक्षा के लिए जो भी ज़रूरी सामग्री है वह भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी और यह सब बिल्कुल मुफ्त में होगा, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इस संबंध में विशेष जानकारी के लिए आप संस्कृति IAS के वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ नंबर दिया है, आप कॉल करके विशेष जानकारी लेकर के अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। चलिए अब हम मुद्दे पे लौटते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि यह हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है और यदि हम UPSC के नज़रिए से देखें तो यह आपका पेपर 3 जो है GS का, उसमें साइंस टेक का जो सेगमेंट है वहाँ से जुड़ता है और यह काफ़ी चर्चा में रहता है। जो स्पेस टेक्नोलॉजी का खंड है, ठीक है, तो वहाँ पर आकर के जुड़ेगा, इसीलिए आपको ये लेक्चर बहुत ध्यान से देखना चाहिए। इसमें क्या है कि कुछ मुद्दे भी हैं और बहुत सारे फैक्ट हैं, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी है, तो सभी चीज़ों को हम साथ लेकर के चलेंगे ताकि आपका ओवरऑल प्रिपरेशन हो जाए। यहाँ पर सबसे पहले देखिए न्यूज़पेपर की कटिंग पे नज़र डालते हैं। जैसा कि कहा है, चंद्रयान 3 लॉन्च ऑन जुलाई 14, लूनर लैंडिंग ऑन अगस्त 23 और 24, यानी कि यहाँ चंद्रयान 3 जो है उसे लॉन्च कर दिया जाएगा 14 तारीख को जुलाई के इसी महीने में। और ये चंद्रमा की सतह पर उतरने की बात की जा रही है, संभावना जताई जा रही है कि अगस्त के महीने में या तो 23 या 24 तारीख को ऐसा हो सकता है। इसरो ने इसकी जानकारी भी दी है और इसरो ने कहा है अनाउंसिंग द लॉन्च ऑफ चंद्रयान 3। यहाँ पर कहा गया है कि श्रीहरिकोटा स्थित जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वहाँ से लॉन्च व्हीकल M3 M4, ये GSLV की बात की जा रही है, इससे लॉन्च किया जाएगा। और इसका कहा गया है कि शेड्यूल हमने तय कर दिया है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि जुलाई 14, 2023 को, और इसका समय भी दोपहर के 2:35 पर तय किया गया है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि श्रीहरिकोटा स्थित जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ऐसा किया जाएगा। अब इससे जुड़ी और भी मुद्दों को देखते हैं। देखिए, चंद्रयान 3 के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि इसमें क्या क्या ऐसा काम किया गया है जो हमारे लिए परीक्षा के नज़रिए से उपयोगी होगा। देखिए, इस मिशन के तहत 3 प्रमुख मॉड्यूल है। अब 3 प्रमुख मॉड्यूल कौन कौन है इसको समझना जरूरी है। यहाँ पर एक जो है वह प्रणोदन मॉड्यूल है, दूसरा लैंडर और रोवर। अब प्रणोदन मॉड्यूल क्या करेगा, तो लैंडर और रोवर को चंद्रमा की कक्षा तक ले जाएगा और लैंडर रोवर जो है चंद्रमा पर 14 दिनों तक काम करेगा। यहाँ पर इसे समझिए। यहाँ पर प्रोपल्सन मॉड्यूल के बारे में सबसे पहले देखते हैं। यह स्पेसशिप को उड़ाने वाला हिस्सा होता है, ठीक है, इसके जरिए स्पेसशिप उड़ाया जाता है। और यहाँ पर लैंडर मॉड्यूल क्या करता है, देखिए लैंडर मॉड्यूल का जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह चंद्रमा के सतह पर उतारने वाला हिस्सा है। और उसके बाद रोवर का काम क्या हुआ, यानी कि रोबोटिक्स यहाँ जुड़ा हुआ मसला है। यह क्या होगा, चंद्रमा की सतह पर जब लैंडर के जरिए उतरेगा तो यह वहाँ पर घूमेगा फिरेगा, इसे वहाँ चलाया जाएगा और इसके द्वारा
इसमें सेंसर लगे होंगे, इसमें कैमरा लगा होगा। इसके द्वारा बहुत सारी जानकारी जो है इसरो को प्राप्त होगी, जो हम तक इसरो पहुंचाएगी कि वहां पर, और ये इसमें खास बात है कि ये दक्षिणी पोल पर किया जा रहा है, उसकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे। तो वहां पर क्या चीजें हैं उसके बारे में दुनिया के लोगों को पता चल पाएगा। अब यहाँ पर एक दिलचस्प बात देखिए, और कहते हैं ना कि हम सबों का कहीं ना कहीं जुड़ाव जो है, इमोशन कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। इसमें भी ऐसा किया गया है। यदि आप चंद्रयान 2 आपको ध्यान होगा तो उसको लेकर के कुछ बातें हैं। देखिए, चंद्रयान 3 में लैंडर का नाम जो है वो विक्रम रखा गया है, यहाँ देखिए, और रोवर का नाम प्रज्ञान है। इसको देख लीजिए, यहां पर जैसे मैंने कहा लैंडर, तो इसका नाम क्या है, विक्रम रखा गया है, ठीक है। और यहां पर रोवर का नाम रखा गया है प्रज्ञान, यहां पे देखिए। अब इमोशन क्या, मैंने कहा कि इससे इमोशन जुड़ा हुआ है। क्या इमोशन जुड़ा हुआ है, देखिए यहां पर चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को वही नाम देने का फैसला किया गया है जो चंद्रयान 2 के लैंडर और रोवर का नाम था। अब चंद्रयान 2 हमने जब लॉन्च किया था उस वक्त हम पूरी तरह से इसमें सफल नहीं हो पाए थे, सफलता हमें पूर्ण तरीके से नहीं मिल सकी थी। इस वजह से कहीं न कहीं इमोशनली जुड़ाव रहा वैज्ञानिकों का, और इन्होंने तय किया कि हम लैंडर और रोवर का वही नामांकन करेंगे इसमें। चंद्रयान 3 जो है मिशन की कुल लागत लगभग 600 करोड़ रुपया है। ध्यान देने की बात है, अभी आधिकारिक रूप से यह नहीं कहा गया है, लेकिन मिशन के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा यह बताया गया है कि लगभग शब्द इसीलिए इस्तेमाल किया गया। ध्यान रखना आपको, इसमें घटोतरी बढ़ोतरी हो सकती है, तो 600 करोड़ रुपये तक की लागत है इसमें। अब जरा इसे समझ लीजिए, ये जो है इंटीग्रेटेड मॉड्यूल पूरा है, इसके 2 पार्ट अगर हम अलग अलग कर दें तो लैंडर मॉड्यूल और प्लस रोवर का ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा हो जाएगा, कुछ ऊपरी हिस्सा यहाँ पर आप समझ लीजिए, ठीक है। यह जो पूरा पार्ट आप देख रहे हैं यह रोवर वाला हिस्सा है, देख रहे हैं ये व्हील्स वगैरह लगे हुए हैं, यह चूंकि सतह पे चल के इसे मूव कराया जाएगा, ठीक है। तो यह रोवर वाला हिस्सा हो गया, और यहाँ पर लैंडर मॉड्यूल ये वाला हिस्सा पड़ जाएगा इसका, और यहाँ पर प्रोपल्शन मॉड्यूल होगा। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है यह निचला हिस्सा हो जाएगा, यह हिस्सा, ठीक है। तो 3 अलग अलग है, लैंडर मॉड्यूल, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल, और इससे ये इंटीग्रेटेड मॉड्यूल, तो यही पूरे काम का है जिसकी जरूरत है इसमें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, हमने थोड़ा सा इसे देख लिया, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है उसे समझिए। चंद्रमा की सतह पर, ध्यान देना है, चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना। पहली बात, जब हम चंद्रयान 2 हमने लॉन्च किया था उस वक्त हम यहीं पर विफल हुए थे। देखिए, हमने लॉन्च किया, लगभग सब कुछ सफल रहा, लेकिन जब अंत वक्त आया तो हम सुरक्षित लैंडिंग नहीं करा सके और सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाया। सॉफ्ट लैंडिंग कहने का मतलब है कि अंतरिक्ष यान की गति को धीरे धीरे कम कर देना है और सतह पर उतारना है, जैसे कि वायुयान उतरता है, धीरे धीरे स्पीड कम हो जाता है और फिर दूर तक वो चलता जाता है और फिर जाके रुकता है, तो इसको सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं। सॉफ्ट लैंडिंग में होता है कि किसी तरह की खतरे की संभावना नहीं रहती है, क्षति होने की संभावना बहुत नगण्य हो जाती है। जैसे आप ट्रेन को देखते होंगे, अब ट्रेन भी क्या होता है, बहुत स्पीड से चलती है और धीरे धीरे उसका स्पीड, यदि कोई एक्सप्रेस है 130 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रही है और एक स्टेशन पे जाके उसे रुकना है, ये स्टेशन है स्टॉपेज, तो यहाँ से वह डिस्टेंस देख लेती है कि अब 1 किलोमीटर बचा है, तो वो अपना स्पीड कम कर देती है, 110 कर देगी, 80 कर देगी, 60, 70, 50, 40, और यहाँ जाते जाते ये 0 पर पहुँच जाएगा, फिर जाकर रुकती है। सडनली नहीं रुकती है गाड़ी, ठीक है, आपने अनुभव भी किया होगा ट्रेन में चलते हुए, वायुयान के साथ भी ऐसा होता है। तो निश्चित तौर पर ये जो चंद्रमा की सतह पर हम ऐसा करने वाले थे, तो हमने भी यही सोचा था कि सॉफ्ट लैंडिंग इसे कराएंगे अंतरिक्षयान का, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था, और यही वजह था कि यहाँ पर ये चंद्रयान 2 का जो मिशन था वो असफल रहा था। तो इस बार भी हमारा कहीं न कहीं वही उद्देश्य है, और अंतःग्रहीय मिशनों के लिए जो भी आवश्यक नई टेक्नोलॉजी है उसे भी यहाँ पर प्रदर्शित करना एक लक्ष्य रखा गया है। अंतःग्रह मिशन का कहने का मतलब है दूसरे ग्रहों पर जो अंतरिक्ष हम लॉन्च करेंगे उसके लिए न्यू टेक्नोलॉजी चाहिए होगा, क्योंकि उस ग्रह के हिसाब से हमें टेक्नोलॉजी डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से भी
इन चीज़ों पर बात की गई है। और यहाँ पर रोवर जो होगा, जैसा मैंने कहा कि रोवर है उसमें व्हील्स लगे हैं, वह वहाँ पर चंद्रमा की सतह पर उतर के उसे मूव कराया जाएगा ताकि वहाँ से जो डेटा है हमें मिल सके, ठीक है। और वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन भी करना इसका उद्देश्य है ताकि दुनिया देख सके, हम समझ सकें कि हमारे साइंटिस्ट जो है कितना बेहतर काम कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह की कुछ स्थिति होगी। सॉफ्ट लैंडिंग अगर होता है तो जैसा कि मैंने कहा रोवर होगा, उसके व्हील्स होंगे, देख सकते हैं आप, और ये मूव करेगा धीरे धीरे। और यहाँ पर जो है कैमरा लगा रहेगा, सेंसर होगा, तो यहाँ से डेटा कलेक्ट करके हम तक तस्वीरों के जरिए, वीडियोज के जरिए हम तक चीज़ें पहुँचते रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चंद्रमा पर जो हम भेजना चाह रहे हैं चंद्रयान 3, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? आपके मन में आ सकता है ना कि हम ये 600 लगभग कह रहे हैं कि लगभग 600 करोड़ रुपया खर्च होगा। तो इतनी खर्च करके हम करना क्या चाह रहे हैं, इससे हमें क्या हासिल होगा? निश्चित तौर पर एक आम नागरिक के मन में भी यह प्रश्न होता है, ठीक है। तो इसे समझते हैं। देखिए, चंद्रमा पर पड़ने वाली जो रोशनी होती है और रेडिएशन होता है, इसका अध्ययन करना हमारे लिए आवश्यक होगा, चूँकि रिसर्च के लिए, ठीक है। यहाँ पर हम जो धरती पर बहुत सारे काम कर रहे हैं, सैटेलाइट वहाँ स्थापित करते हैं, इन सब चीज़ों के लिए हमारे लिए इनकी स्थिति जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा जो चंद्रमा पर थर्मल कंडक्टिविटी है और तापमान कितना रहता है, उसकी भी स्टडी करना इसका एक लक्ष्य है। और प्लाज्मा के घनत्व, जो डेंसिटी है प्लाज्मा का, उसको लेकर के, और उसमें फिर क्या बदलाव होगा, किसमें, प्लाज्मा के घनत्व में क्या बदलाव होगा उसके डेंसिटी में, यह रोवर कहीं ना कहीं उसके लिए भी भेजा जा रहा है। और चंद्रमा की सतह पर भूकंप कैसे आता है, ठीक है, और कितनी बार भूकंप आता है, उसकी तीव्रता क्या रहती है, इन सब चीज़ों का अध्ययन करना भी एक लक्ष्य है। चंद्रमा की मिट्टी में कौन से तत्व शामिल हैं, यह जानना भी हमारे लिए जरूरी है, ताकि कहीं ना कहीं बात की जाती है ना कि क्या चंद्रमा पर जीवन है। एलन मस्क को तो आप सुनते ही होंगे, टेस्ला के मालिक हैं और ट्विटर के भी मालिक हैं। तो उनका हमेशा रहता है, वो कहते हैं कि मैं आने वाले समय में पूरी मानव सभ्यता को चंद्रमा तक ले के पहुंचा दूंगा, क्योंकि वो कहते हैं धरती रहने लायक नहीं हो जाएगी। तो कहीं न कहीं ये जो रिसर्च होगा कि वहाँ के मिट्टी में कौन से तत्व शामिल हैं, जब ये सब चीज़ें पता चल जाएगी तो समझ में आएगा कि क्या वाकई वहाँ पर जीवन संभव हो सकता है या नहीं। अब यहाँ पर समझते हैं कि पहले हम चंद्रयान 1 भेज चुके हैं, चंद्रयान 2 भेज चुके हैं, चंद्रयान 3 की हम बात करते हैं तो यह बाकी मिशनों से कैसे अलग है। चंद्रयान 3 जो है भारत का पहला स्पेस मिशन होगा जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचेगा। देखिए, यहाँ पर यूपीएससी आपसे थोड़ा सा मजाक कर सकती है, शरारत कर सकती है, संभल के रहना है। यहाँ कहा गया है कि चंद्रयान 3 की बात की गई है, तो चंद्रयान 3 जो है भारत का पहला स्पेस मिशन नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि चंद्रयान 1, 2 ये सब हम कर चुके हैं ना, मंगलयान भी जा चुका है। तो चंद्रयान 3 जो है हमारा पहला स्पेस मिशन नहीं है। लेकिन चंद्रयान 3 पहला स्पेस मिशन होगा किस संदर्भ में, तो यहाँ से ये जुड़ जाएगा मुद्दा कि दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा, यदि सफलतापूर्वक ऐसा हो जाता है तो। चूंकि चंद्रयान 2 में भी हमने अपना यही लक्ष्य रखा था लेकिन नहीं हो पाया था, तो चंद्रयान 3 में हम कुछ और भी लक्ष्य लेके चले हैं, लेकिन मूल लक्ष्य तो यही है कि सबसे पहले चांद के जो है दक्षिणी ध्रुव पे हम उतर सके, ठीक है। चंद्रयान 3 मिशन की लैंडिंग साइट को डार्क साइड ऑफ मून भी कहा जाता है। अब डार्क साइड ऑफ मून क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर यह हिस्सा पृथ्वी के सामने नहीं आता है, ठीक है। इसीलिए यह मिशन जो है थोड़ा कठिन भी है, और यही कारण था कि हम मिशन 1 में, चंद्रयान मिशन 1 में हम सफल हो गए थे, हमारी सफलता बहुत अच्छी रही थी उसमें। लेकिन मिशन 2 में हमने एक असाध्य लक्ष्य रखा था, और असाध्य लक्ष्य क्या था कि हम डार्क साइड ऑफ मून पहुंचेंगे, यानी कि साउथ पोल पे पहुंचेंगे। वहां पहुंचना दुर्लभ था और उसी में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई और सॉफ्ट लैंडिंग हम अपने रोवर का नहीं करा पाए, वहां से कनेक्शन टूट गया। आपने उस वक्त देखा भी होगा, जो उस वक्त वैज्ञानिक हमारे इसरो के थे काफ़ी दुखी भी थे, लेकिन फिर से हमने एक नई उम्मीद के साथ चंद्रयान 3 पे काम करना स्टार्ट कर दिया। चलिए अब जरा देख लेते हैं कि चंद्रयान 1 मिशन क्या था। चूंकि निश्चित तौर पर एक श्रृंखला है तो 1, 2 और फिर 3 की तो हमने बात कर ही ली। चंद्रयान 1 जो है चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन था, जाहिर सी बात है। और किसके लिए था, चंद्रमा के लिए, ध्यान रखना है, कहीं मंगलयान मत समझ लेना है।
चंद्रमा के लिए ये पहला मिशन है। इसे 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसमें चंद्रमा की परिक्रमा की और चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की खोज की थी और यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी पूरी दुनिया के लिए। ठीक है, हमने यह पता लगाया चंद्रयान 1 के द्वारा कि चांद की सतह पर पानी मौजूद है और जहां पानी है जाहिर सी बात है वहां पर ऑक्सीजन होने की पूरी संभावना तो है ही, क्योंकि जल क्या है, H2O है, तो ऑक्सीजन तो इसमें है ही, उसके बिना संभव नहीं हो सकता है। तो हमने कहीं ना कहीं यह संभावना ढूंढा कि चंद्रमा पर जीवन संभव है। ठीक है, और यह चंद्रयान 1 के द्वारा सफल हो पाया। अब चलते हैं चंद्रयान 2 मिशन के मुख्य बातों को देख लेते हैं। इसरो ने इसे 2019 में लॉन्च किया था और चंद्रयान 2 का, जैसा कि मैंने कहा कि जो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया था वह इसका जो लैंडर था विक्रम, चंद्रमा पर लैंड करने से पहले ही कुछ किलोमीटर ऊंचाई पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हमसे इसका संपर्क भी टूट गया था और जो मैं कह रहा हूं बार बार सॉफ्ट लैंडिंग की बात, वह सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी। लैंडिंग साइट से संपर्क टूटने के कारण लैंडिंग सफलतापूर्वक नहीं हो पाया था। तो उसी चीज को कंटिन्यू करने के लिए और उसमें कुछ और लक्ष्य को ऐड करते हुए हमने चंद्रयान 3 की संकल्पना की। अब इसरो के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये जो पूरा मिशन चलाया जा रहा है वह इसरो के द्वारा ही किया जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, 15 अगस्त 1969 को इसका गठन हुआ था और मुख्यालय इसका कहाँ है, बेंगलुरु में, यानी कि कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स को और देखते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, किसका, इसरो का, विभिन्न राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास और अनुप्रयोग। ध्यान देना है, विभिन्न राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए। राष्ट्रीय आवश्यकता क्या हो सकती है, देखिए भारतीय कृषि जो है वो मानसून आधारित है, तो मानसून की सही जानकारी तभी तो होगा जब सैटेलाइट हमारा सही से काम करेगा, वहां से सही इंफॉर्मेशन आएगा। यहाँ पर IT सेक्टर को मजबूत करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, और आज के समय में कहीं ना कहीं ये जो है डिफेंस सेक्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हमारी जो सीमा रेखा है, सुरक्षा बल है, उसके लिए बहुत जरूरी है। तो राष्ट्रीय आवश्यकता के जितने भी मुद्दे होते हैं, इसरो का यह उद्देश्य है कि अधिक से अधिक मिशन को सफल करा करके भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी के जरिए, ठीक है, भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी के जरिए इसमें एडवांटेज दें और भारत अपने राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। उपग्रहों को अपेक्षित कक्षाओं में स्थापित करने के लिए उपग्रह प्रक्षेपण यान, यानी कि 2 हैं इसमें हमारे पास, PSLV और GSLV, इसे विकसित कर लिया गया है और इसके द्वारा काम हो रहा है। अब इस पर कुछ संभावित प्रश्न एक है, प्रीलिम्स का है, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसका जो इस प्रश्न में जो भी बातें की गई है उसकी चर्चा हम ऑलरेडी लेक्चर में कर चुके हैं। आप जानते हैं मैं इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया करता हूं, इसलिए आपको बहुत ध्यान से इस प्रश्न को देखना है। अब यहाँ देखिए, चंद्रयान 3 मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब जब यह आप पढ़ लें करें ना, उसके बाद तुरंत देखिए कमांड क्या है, पूछा गया है कथन सही है। तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया गया है, 3 स्टेटमेंट में आपको देखना है कि कौन सा कथन सही है, उसके आधार पर विकल्प का चयन करना है। देखते हैं, यह भारत का पहला चंद्र मिशन है। मैंने पहले भी जब मैं लेक्चर ले रहा था स्टार्टिंग में मैंने आपको सतर्क किया था ऐसे स्टेटमेंट में कि यूपीएससी आपको परेशान कर सकती है। तो देखिए यूपीएससी क्या कहना चाह रही है, मान लेते हैं कि संभावित प्रश्न यूपीएससी का ये हो सकता है, तो फिर इसमें क्या है आप इसको समझिए। यह भारत का पहला चंद्र मिशन है, आपको तय करना है ये सही है या गलत है। इसे लॉन्च व्हीकल GSLV Mark 3 से लॉन्च किया जाएगा, इस पर भी हमने बातें की हैं। चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की खोज की थी, ध्यान रखना है। हमने 3 यहाँ पर मिशन किए हैं, 1, 2 और ये तीसरा जाने वाला है, ठीक है। तो आपको देखना है 1, 2 के बारे में, इसीलिए मैंने थोड़ी थोड़ी जानकारी दे दी। यहाँ पर कहा जा रहा है चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की खोज की थी, तो आपको ध्यान से यहाँ देखना है कि पानी की खोज, उसके अणुओं की खोज चंद्रयान 2 मिशन में हुआ था या चंद्रयान 1 मिशन में हुआ था। उसके आधार पर यहाँ पर कथन दिए गए हैं, देखना है कौन सही है। 4 विकल्प हैं। अब देखिए इस बार जो विकल्प हम लेकर के आए हैं आपके लिए वो ठीक वैसा ही है जैसा आजकल यूपीएससी कर रही है। इसमें क्या है कि केवल 1 सही है, केवल 2 कथन सही है, यानी कि या तो एक ही कथन सही होगा या 2 कथन सही होगा या तीनों ही कथन सही हो जाएगा या फिर
कोई भी कथन सही नहीं होगा। तो विकल्प में थोड़ा सा खेल किया गया है, आपको सही से सबसे पहले यहाँ पर स्टेटमेंट को देखना होगा और विकल्प चयन करते हुए भी सावधानी रखनी होगी, फिर इसका आप सही जवाब दे पाएंगे। वैसे मैं देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में आप में से ज़्यादातर लोग अच्छा जवाब दे रहे हैं, सही जवाब दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आपकी तैयारी जो है धारदार है, आप पढ़ाए गए लेक्चर को ठीक से समझ पा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में हमने जितनी भी पहलुओं पर चर्चा की है वह आपके पठन पाठन को समृद्ध करने में सहायक सिद्ध होगा। जल्द ही हम किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे जुड़ेंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।